दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके तहत आपको देश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों आज के जो सबसे बड़ा विषय समाचारों में है वो है यूएसए द्वारा भारत के उत्पादों पर लगाए गए 50% से ज़्यादा टैरिफ के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस बात को लेकर सरकार भी चिंतित नज़र आ रही है, जो पहले इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब शुरुआत में ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया तब सरकार ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 27 तारीख से देश में 50% से अधिक का टैरिफ लगा दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार एक विशेष मीटिंग के लिए बाध्य हो गए। गुजरात में जाकर प्रधानमंत्री मोदी अब स्वदेशी पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हैं। अभी तक 11 साल में अब तक वो विदेश से सामान मंगाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर मतलब बाहर से देश में सामान आता था अमेरिका से, उस पर कोई रोक नहीं थी, बल्कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जो कि दोनों यूएसए की कंपनियां, उनके द्वारा काफ़ी व्यापार किया जा रहा था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को स्वदेशी पर फोकस करना है। कारण यह है कि अमेरिका से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कारण यह है कि ट्रंप ने दूसरी बार जब वो राष्ट्रपति बनते हैं यूएसए के, तो उनका रवैया कुछ बदला नज़र आता है। आपको तो मालूम है कि पहले से ट्रंप और मोदी की दोस्ती के किस्से सभी जगह चर्चित थे। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाकर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप इंडिया में जैसा कार्यक्रम किया और ट्रंप के लिए वोट की मांग की अपील की। लेकिन ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत सरकार को निशाने पर ले रखा है। पाकिस्तान और भारत के युद्ध पर लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसे और लगभग 40 बार वो ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को उन्होंने टेलीफोन पे धमकाया, तब जाके बात खत्म हुई। वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धमकाया, तब जाकर उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था और मोदी ने 5 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान और इंडिया का वार रुकवा दिया। इस तरीके से जो 50% से अधिक का टैरिफ भारतीय उत्पादों पर ट्रंप ने लगाया है, उससे ज्वेलरी आइटम, खेती, फार्मा और वस्त्र आदि के एक्सपोर्ट पर काफ़ी बुरा असर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 20 लाख नौकरियों के पर तलवार लटक रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब गुजरात में जाकर लोगों से कह रहे हैं कि अपनी दुकान पर स्वदेशी लिखकर आप अपना प्रदेश, अपना उत्पाद बेचने की कोशिश करें। उन्होंने एक दिलचस्प बात ये भी कही कि मुझे काले धन से कोई परहेज नहीं है, बस पैसा लगना चाहिए उद्योग में। और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी, काला सफ़ेद कुछ नहीं होता है, सब कुछ पैसा होना चाहिए, पैसे से सब कुछ व्यापार चलता है। इस तरीके से जो केंद्र सरकार की नीयत साफ हो गई कि जो पिछले 8-9 साल पर उन पर आरोप लगते रहे कि उनको अपराध से नहीं कोई मतलब, अपराधी से भी कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो अपराधियों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। निर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन
जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। दूसरी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में जहां पर महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अब उसमें तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की भी एंट्री हो गई है। इनसे पहले बिहार की राजनीति में प्रियंका गांधी ने भी एंट्री कर दी और ये एहसास करा दिया एनडीए को कि अब उनका जो गठबंधन है, उनका जो अलायंस है, पूरी तरीके से बिहार में एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है। जहाँ जहाँ भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव अपनी जनसभा करते हैं, रैली निकालते हैं, वहाँ पर उस जनता के बीच में जाकर चुनाव आयोग की मंशा को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग पीछे चोर दरवाजे से एनडीए को जिताने का काम कर रहा है। पिछले 5-7 साल से जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जीते हैं, वो सब के सब चुनाव आयोग की मदद से जीते हैं। इस बात का खुलासा राहुल गांधी अपनी बात से करते हैं और कहते हैं, जब अमित शाह खुलेआम ये कहते थे कि 30-40 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी, तब उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे समझ में तब आया जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए। महाराष्ट्र के चुनाव में खुलकर धांधली की गई, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही धांधली कर दी गई। तब जाकर विपक्ष को पता चला कि किस तरीके से चुनाव आयोग धांधलियाँ करके भारतीय जनता पार्टी की और उनके घटक दलों को जीतने में मदद करता है। अब राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि चुनाव चोरी करने में वोट चोरी करने में चुनाव आयोग का पूरा हाथ है और एसआईआर के जरिए भी 65 लाख से अधिक वोटों को चुनाव आयोग ने कटवा दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला तब जाकर चुनाव आयोग ने ये खुलासा किया कि हम सब कुछ सामने रख देंगे और 65 लाख लोगों का जो वोट कटा है उसके बारे में बताएंगे कि किन कारणों से ये ऐसा हुआ। राहुल गांधी सब जगह, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी सब मीटिंग्स में ये बताते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग धांधलियाँ कर रहा है। एक आदमी के 4-4 जगह पे वोट हैं। मकान का पते के लिए 0 लिख दिया गया है, यानी 0 पता पर वोट बन रहे हैं। वो भी एक बिल्डिंग में 200 वोट बन रहे हैं। एक बिल्डिंग क्या, एक मकान के अंदर 200 से ज़्यादा वोट बन रहे हैं। इन सब को लेकर महागठबंधन के नेता एनडीए और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से लोगों के बीच में नंगा कर रहे हैं कि जिससे पता चल जाए आम आदमी जिनका वोट कट रहा है और उनको ये समझ में आए किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने के लिए सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रखकर लोगों के, विपक्षी दलों के समर्थकों को वोट काट रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये बात हरियाणा में भी हुई और दिल्ली में भी हुई और चुनाव आयोग से शिकायत करने पर चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर ली और उसने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ। इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है। एनडीए के घटक दलों के साथ साथ अब चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां भी अच्छी तरीके से सरकार के साथ कदमताल कर रही हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि
कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और ये साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जब बिहार की वोटर अधिकारी यात्रा में जब शामिल हुए तो उन्होंने तमिल में अपना भाषण दिया और उनके भाषण को ट्रांसलेट करके हिंदी में लोगों को बताया। तमिलनाडु ने अपने भाषण में कहा कि उनके पिता M. करुणानिधि, जो कि साउथ के जाने माने नेता थे, उनके और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते काफ़ी मधुर थे। उन्होंने लालू यादव को याद करते हुए जब अपनी बात कही तो स्थानीय लोगों में काफ़ी जोश भर आया। ये पहला मौका नहीं है कि जब पहले कि M.K. स्टालिन साउथ के जो राजनेता हैं बिहार में आए हैं। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस भी कर्नाटक से आते थे और कई ऐसे मधुलिमीय भी बिहार की राजनीति से जुड़े रहे। और जॉर्ज फर्नांडिस तो 5 बार यहाँ के सांसद रहे, मुजफ्फरपुर से 5 बार के सांसद रहे। भाषा उनके कभी आड़े नहीं आई और वो अपने कर्म क्षेत्र के लिए जो संभव हो सकता था वो करते थे। लेकिन M.K. स्टालिन के आगमन से ये साफ पता चल गया है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अब कोई भी दूरी नहीं रह गई है। तमिलनाडु बिहार से 2000 किलोमीटर दूर है और वहाँ से वो बिहार की राजनीति में एनडीए के खिलाफ प्रचार करने आए हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में वो खड़े होकर ये साफ कर रहे हैं कि अब एनडीए की मनमानी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कैसे भी चल रही है। वो अपने घटक दलों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ सरकार में जो एनडीए के घटक हैं उनमें टूट फूट नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्वांचल से निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से निषाद पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं उससे पार्टी नेतृत्व काफ़ी नाखुश है। उन्होंने कहा कि बाई इलेक्शन में ये देखा गया है कि किस तरीके से निषाद पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अब निषाद पार्टी के नेता और प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने साफ साफ शीर्ष नेतृत्व को ये चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि निषाद पार्टी आपके लिए मददगार नहीं है तो आप हमसे नाता तोड़ लीजिए। ये बात निषाद पार्टी के पहले भी अपना दल के नेता भी इस बात को कह चुके हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के ये इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि सरकार उनके समाज के लोगों के लिए के जन कल्याण के लिए उनकी बात को अनसुना कर दे रही हैं। ये बात अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी कह चुके हैं, उनके स्थानीय नेता भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही है और अपना दल के कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है। इससे पहले ओपी राजभर के भी सुर बिगड़े थे बीच में।
लेकिन ओपी राजभर के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से वो मौका परस्ती, फायदे को देखकर मौका परस्ती कर लेते हैं। उनका कैरियर ही ऐसे ही हुआ। बसपा से स्टार्ट होते होते वो सपा पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी पहुँचे, फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा आए और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। इससे पता चलता है कि ओपी राजभर की राजनीति सिर्फ फायदे की राजनीति है। वो फायदे के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि ओपी राजभर हमेशा के लिए एनडीए में शामिल रहेंगे। जब तक उनका उल्लू सीधा होता रहेगा तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और मतलब सिद्ध होते ही वो एनडीए को बाय बाय टाटा कर देंगे। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे